अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम खुसूसी तौर पे इस प्रोग्राम में जो गुफ्तगू करेंगे वो है मशरकी पाकिस्तान के किस तरह वो बांग्लादेश बना। और ये महीना भी वही है कि 16 दिसंबर ही की तारीख थी जब 1971 में मशरकी पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर बांग्लादेश के क़याम का ऐलान हो गया। आमतौर पर इस प्रोग्राम में सवालन जवाबन आप मुजीबुर रहमान शामी साहब का नुक्ता नज़र सुनते हैं, लेकिन आज शामी साहब का इसरार था कि इसमें कुछ तारीखी हक़ाइक़ दुरुस्त करने के लिए और वाज़े करने के लिए हम इस वाक़े या साने से रिलेटेड लोगों को भी शामिल करें। और आज इस तरह के हम 3 प्रोग्राम करेंगे और आज इस प्रोग्राम में ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर साहब साबिक़ गवर्नर पंजाब हमारे मेहमान हैं। और शामी साहब से सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि शामी साहब खर साहब के बारे में इनका जो किरदार था तारीख़ी एतबार से वो क्या था? देखिए, ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर साहब जो हैं वो गवर्नर भी रहे पंजाब के, वज़ीर आला भी रहे, वफाकी वज़ीर भी रहे, लेकिन उनकी एक बहुत तारीख़ी हैसियत ये है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने उन्हें अपना जानशीन करार दिया। अच्छा। उनके अजीज़ तरीन दोस्तों में इनका शुमार होता था। उनके इंतहाई मोतमिद थे और सकूत ढाका से पहले और इंतखाबात के बाद जो मज़ाकरात होते रहे, जो बंद दरवाज़ों में गुफ्तगुएँ होती रहीं और जो खुले मैदानों में भुट्टो साहब करते रहे और कहते रहे, उससे बखूबी आगाह हैं मलक ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर साहब। और आज जो लोग जिंदा हैं उनमें इनकी तरह का कोई बाखबर आदमी सानेहाए मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से मौजूद नहीं है। अच्छा, इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि उनसे गुजारिश की जाए कि वो आज अपना नुक्ता नज़र बयान करें कि ये सानेहा किस तरह पेश आया, इसमें किसका क्या किरदार था, वो किसको कितना ज़िम्मेदार समझते हैं और वाक़यात जो उनके सामने से गुजरे जिनका वो खुद भी हिस्सा रहे, क्योंकि वो भुट्टो साहब की तरफ से मुजीबुर रहमान से नेगोशिएट करने के लिए शायद एक वाहिद एलची के तौर पर भी गए थे। अच्छा, तो आज का जो इंटरव्यू है या जो आज का नुक्ता नज़र है, ये इस लिहाज से एक तारीखी हैसियत रखता है कि मलक ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर साहब की ज़ुबानी पहली बार हम वो कहानी सुन रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं सुनी। गोया हम तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपने फीते पे ले आए हैं। और मलक साहब का नुक्ता नज़र जिससे इख्तलाफ भी किया जा सकता है और इत्तफाक भी किया जा सकता है, लेकिन उनका नुक्ता नज़र सुनने के लिए हम आए हैं और इसी पे गुफ्तगू करेंगे। और ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। मलक साहब, ये बताइए कि ये जो सकूत ढाका हुआ और जब इंतखाबात हो गए तो उसके बाद फिर कैसे मामलात आगे बढ़े, कैसे बातचीत शुरू हुई और किस सतह पे और किस दर्जे पे आपने महसूस किया कि मामलात काबू में नहीं आ रहे, क्यों ये उलझते चले गए? इसमें आपने कहा है कि ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर का नुक्ता नज़र हम आज सुनेंगे। एक तो है मेरा नुक्ता नज़र और उसमें है मेरी असेसमेंट और बेस्ड है उस पर कि जो मेरी इंफॉर्मेशन थी और जो कुछ मैं हकीकत में देखता रहा। नुक्ता नज़र पे 2 राय हो सकती हैं, लेकिन जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उस पर दो राय नहीं हो सकती, वो फैक्ट्स हैं। और मेरा कम से कम इतना रिकॉर्ड क्लियर है कि मैंने ज़िंदगी में कभी हिस्टोरिकल फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट नहीं किया, चाहे वो मेरे अपने ज़ाती ख़िलाफ़ क्यों ना जाए। इस बात में कोई शक नहीं है कि मैं भुट्टो साहब के बहुत करीब था और उनके सबसे जो अहम फ़ैसले होते थे, मैं सब और ये कह सकता हूँ कि शायद सिर्फ बेगम नुसरत भुट्टो ही दूसरे शख्स थी कि जिनके साथ वो ये सारी बात खुली करते थे और कोई ऐसा दोस्त नहीं था जिसके सामने वो सारी खुली बात करें। जहाँ तक ईस्ट पाकिस्तान के सानी की बात है, इस प्रोग्राम में उसका मुकम्मल तजिया बयान करना तो ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं इतना ये कहूँगा कि उसके ईस्ट पाकिस्तान के सानिए के जो उस वक्त और हालात के तहत जो मेन एक्टर्स थे, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, मुजीबुर रहमान थे और याह्या ख़ान और याह्या ख़ान के साथ जनरल पीरज़ादा। ये वो लोग थे कि भैया उनके कुछ जनरल्स और होंगे जिनको मैं करीब से नहीं जानता। एक तो यह इन सब के साथ मैं निगोशिएट करता रहा हूँ, भुट्टो साहब के साथ भी और भुट्टो साहब के उस पर
कहने पे कई बार अकेले भी मुजीब साहब के साथ भी मैंने 3 बार या 4 बार ढाके जाके नेगोशिएशंस की और भुट्टो साहब के जाने के लिए हालात पैदा किए। जो मेरा उस वक्त काम था, जो मेरी ड्यूटी थी कि भुट्टो साहब की मुजीब से मुलाकात हो और उसका कोई ना कोई नतीजा निकले। सो इस सिलसिले में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुजीबुर रहमान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, याह्या खान और जनरल पीरज़ादा या कोई और जनरल से, ये सब मुहिब वतन थे और इनमें से कोई पाकिस्तान को दिली तौर पे ना तोड़ना चाहता था ना ख़त्म करना चाहता था। अलबत्ता एक बात थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी पावर चाहते थे, मुजीबुर रहमान भी पावर चाहते थे और जनरल्स और उस वक्त जनरल याह्या खान वो पावर छोड़ना नहीं चाहते थे। इन 3 एक्टर्स में से एक शख्स भी ऐसा नहीं था जो कहे कि जनाब जो कुछ होना है हो जाए लेकिन हमें पार नहीं मिली। ये एक हकीकत है और इसको मैं कहूँगा सबके सामने उसका ये फैसला करें। जहाँ तक इस पाकिस्तान के सानी का ताल्लुक है, नहीं खर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि वो पावर चाहते थे चाहे इसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़ जाए। नॉट नेसेसरीली। देखें, हर आदमी जब भी कोई ऐसी बातें करते हैं वो समझते हैं कि हमें पार भी मिले और इसी में फ़ायदा है मुल्क और कौम का, वो बिलीव करते थे इसमें। याह्या खान आखिरी वक्त तक, जिस दिन हमने याह्या खान से पावर ट्रांसफ़र कराई तो उनने भुट्टो साहब को कहा कि आप मेहरबानी करके मुझे सदर पाकिस्तान रहने दें कि मेरे रहने से आपको और मुल्क को बहुत मदद मिलेगी कि मेरे इंटरनेशनल दुनिया में बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं, शायरान के साथ और ज़्यादा ताल्लुकात हैं, तो हम पाकिस्तान को एक मजबूत करेंगे। ये सब लोग करना चाहते थे। बात रहती है बाकी मुजीब की। वहाँ आप ये कहें, वो लंबी स्टोरी है, मैं नहीं जाऊँगा उसमें। मुजीब को हालात ने मजबूर कर दिया था और उनके इर्द गिर्द जो लोग थे उनमें से कुछ एजेंट्स थे, कुछ कौम परस्त थे, या जैसे आप उनको कहें, उन्हें मजबूर कर दिया था कि मुजीब को उस रास्ते पे ले आए थे कि जहाँ से उसके लिए वापसी का रास्ता नहीं था। आने का था लेकिन जाने का कोई नहीं था। और मुजीब ने कई चीज़ें ऐसी कहीं मेरे सामने कि जिसमें वो सबसे बड़ा मुहब्ब वतन लगता था, लेकिन हालात उसके इस किस्म के थे कि वो टाइट रोप पे चल रहा था। उसके बस की बात नहीं थी कि जो वो चाहे वो फैसला कर सके। मुझे यहाँ आपको रोकना पड़ेगा गुलाम मुस्तफा गर साहब, क्योंकि वक्त आ गया है एक ब्रेक का और एक ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। गुफ्तगू जारी थी हमारे गुलाम मुस्तफा खर साहब से और उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की कि याह्या खान हो, मुजीबुर रहमान हो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, तीनों में से कोई भी मुल्क नहीं तोड़ना चाह रहा था। खर साहब, अभी आप फरमा रहे थे कि मामला वहीं से ख़राब हो गया जब अयूब खान ने इख्तिदार संभाला, लेकिन ज़रा तेज़ी से हमें इवेंट्स की तरफ आना पड़ेगा। फरमाएं आप। हाँ, मैं वो इवेंट्स यहाँ से शुरू करूँगा ना, जहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो आते हैं। हाँ जी। तो वहाँ से देखिए कि जब ये इलेक्शन वगैरह वाली बात हुई और हम ईस्ट पाकिस्तान जाते रहे। ईस्ट पाकिस्तान में हमें महसूस हुआ कि उस वक्त लोगों को वेस्ट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और यहाँ की डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत हो चुकी थी कि वेस्ट पाकिस्तान के किसी लीडर की कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रही थी। सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नहीं, बाकी किसी की। हमारी तो खैर नई जमात थी और हालात इतनी तेज़ी से जब तब्दील हुए कि इससे फ्लड के आने से पहले या तूफ़ान जो आया था वहाँ उसके आने से पहले, जिसकी वजह से इलेक्शंस पोस्टपोन हुए थे, तो हमने जाके बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग्स की थी कि भुट्टो साहब कैरिज़मेटिक तो थे, चाहे लोग उनको वोट देना चाहते थे या नहीं देना चाहते, उनको सुनना और देखना चाहते थे। बड़ी बड़ी 2-3 पब्लिक मीटिंग्स एड्रेस की और उसमें जब भुट्टो साहब ने ऐसे ब्लंट क्वेश्चन पूछा और मैं समझता था कि ये बड़ा रिस्क था कि आप पाकिस्तान चाहते हो कि नहीं चाहते, मेजॉरिटी ने शोर करके चीख के ये कहा कि हम पाकिस्तान चाहते हैं, तो हमें उससे बड़ी तक़वियत मिली। लेकिन इलेक्शन में इतनी तेज़ी से हालात बदल गए और मुजीब साहब जैसे भी था, क्योंकि आई थिंक वहाँ भी ये था कि मुजीब साहब हर कीमत पे इलेक्शन जीतना चाहते थे
और ईस्ट पाकिस्तान के लोग इस दफ़ा इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि उनके साथ दोबारा कोई धोखा हो। तो उनने सारा का सारा वेट मुजीब साहब के पलड़े में डाला इस बात पे कि मुजीब साहब जो कहता है वो वही कुछ करेगा, और वो थे 6 पॉइंट्स। मुजीब साहब 6 पॉइंट्स के कैप्टिव हो चुके थे, उससे नहीं तो, और इलेक्शन भी उन्हें 6 पॉइंट्स की वजह से जीता था। जब इलेक्शंस के बाद अच्छा, भुट्टो साहब को इस बात का ख्याल था कि इलेक्शंस के लिए हम भी बहुत कुछ करते हैं, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन उस हद तक नहीं होती कि जो हम पब्लिक मीटिंग में कह जाते हैं। और मुजीब साहब भी उसके बाद फिर इन चीज़ों पर नज़रसानी करेंगे और हमारा कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। लेकिन इनमें एक एक्टर ऐसा था जो टोटली कन्विंस्ड था और वो समझता था कि मुजीब जो है वो मुल्क के ख़िलाफ़ है, मुल्क को तोड़ना चाहता है, और मुजीब के हाथ में अगर पार आई तो वो मुल्क को बिल्कुल तोड़ देगा। वो स्पेशली हुआ उस वक्त से जब अगरतला कॉन्स्पिरेसी हुई, और उसमें वो जो उनके पास जो भी होंगे जायज़ नाजायज़ हक़ाइक़ का है, तो उसमें टोटली कन्विंस था। वो एक्टर कौन था जी? वो एक्टर कौन था? जनरल याह्या। मगर जनरल याह्या ने ये भी कहा कि मुजीबुर रहमान वज़ीर आज़म होंगे। ये ऐसे कहने की बातें थी। मैं आपको ये बताऊं कि मुजीबुर रहमान ने जिस वक्त हमने पावर ट्रांसफ़र कराई, सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, मैं था और याह्या था। तो जिस वक्त उनने साइन कर दिए पावर ट्रांसफ़र करने के लिए, तो उस वक्त यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाने पर अच्छा, तो वहाँ उनने कहा कि मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है, मैंने अपनी इनिंग्स खेल रही है। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जुल्फ़ी कहता था उस वक्त, उसने कहा जुल्फ़ी मुझे सिर्फ एक ही हसरत है मेरे दिल में कि मैं मुजीब को अपने हाथ से फांसी देना चाहता था, मैं वो नहीं कर सका, आप मुझसे उसकी फांसी के दस्तखत करा लें, मैं अभी कर देता हूँ, और उसको फांसी चढ़ा दें, क्योंकि अगर वो रहा तो मुल्क नहीं रहेगा। तो भुट्टो साहब ने कहा जनरल साहब आप बिल्कुल ऐसी ना बात करें, अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं जानूँ और मुजीब जाने, मैं जानूँ और पाकिस्तान जाने। तो उसने कहा कि नहीं, उस वक्त तक तो ढाका सुकूत हो चुका था ना जी, सरेंडर हो चुका था जी। अजय होने के बाद मुजीबुर रहमान यहाँ कैद था। मुजीबुर रहमान यहाँ कैद था। उसके लिए फिर भी याह्या खान को तवक्को थी कि पाकिस्तान को एक रखा जा सकता है। हाँ, उनको तवक्को थी। ये देखें, आप जनरल्स को जितना भी अक्लमंद कहें, होते हैं, आप कहते हैं उनकी जो ट्रेनिंग है वो डिफरेंट फील्ड में है, वो इस तरीके से नहीं देखते मुजीब साहब जैसे आप और हम देखते हैं। वो अपनी ताकत से, हालांकि हमारी फ़ौज को शिकस्त भी हो चुकी थी, तो भुट्टो साहब ने वहाँ से आने से, वहाँ से वो करने के लिए, भुट्टो साहब को इस बात का यकीन था कि अगर हम मुजीब के साथ दोस्ती करेंगे या ऐसी कोई बात की, तब भी पाकिस्तान बच सकता है, वरना पाकिस्तान नहीं बच सकता। इसलिए रफ़ी रज़ा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मैं, हम हेलीकॉप्टर्स में बैठे, हेलीकॉप्टर्स में बैठ के हमने फैसलाबाद में जहाँ के जेल में हेलीकॉप्टर्स उतारे। इक़्तिदार संभालने के बाद भुट्टो साहब उस वक्त प्रेसिडेंट बन चुके थे। ठीक। जब हम वहाँ उतरे तो मुजीब साहब को बेचारे वो इतने डरे हुए थे और उनकी बहुत बुरी हालत थी। मैंने जाके देखा तो उनने कहा कि मुझे फांसी देने आ गए हैं, मुझे ले जा रहे हैं। तो जब भुट्टो साहब से मिला तो इतने नर्वस थे, हमारे साथ मिला, तो भुट्टो साहब के साथ मिला, इतने नर्वस थे कि उनके साथ उनसे बात ही ठीक नहीं हुई थी। तो भुट्टो साहब ने उनको यकीन दहानी कराई कि मुजीब, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं सियासत समझता हूँ, हिस्ट्री को जानता हूँ, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, आप हमारे लिए आज़ाद हैं, मैं आपको बाइज़्ज़त तरीके से अपने मुल्क में वापस भेजूँगा, और मेरी सिर्फ़ एक ही ख्वाहिश है कि आप मेहरबानी करके कोई ऐसे, मैं जानता हूँ आपकी मजबूरियाँ, लेकिन ऐसे कोई हालात पैदा करें कि जिसमें हम इस मुल्क को इकट्ठा रख सकें। तो उसने कहा कि हाँ मैं ज़रूर करूँगा, मेरी भी यही ख्वाहिश है, लेकिन उसमें आपको मेरे साथ ज़्यादा ताउन करना होगा। लेकिन अभी मैं यहाँ आपसे किसी किस्म की बात नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं करूँगा तो ये बातें लीक हो जाती हैं और अल्टीमेटली लोग कहेंगे कि ये वहाँ अपनी ज़िंदगी का सौदा करके और ये इस तरीके से वापस आ गए। गोया यानी अभी तक ये दोनों हजरात जो थे पाकिस्तान को एक कॉन्फेडरेशन के तौर पर बाकी रखना चाहते थे। कॉन्फेडरेशन का नाम नहीं लिया, किसी चीज़ का नाम नहीं लिया। तो भुट्टो साहब ने कहा कि आप इसमें से आप वो फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करें। मुझे अच्छी तरह याद है लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करें। तो हमने उनको जहाज़ पे बिठाया
और वापस ले आए। अच्छा, वो कहता कि जनाब मुझे यहीं से भेज दें। भुट्टो साहब ने उनको कहा नहीं, आप चलें हमारे पास वहाँ, और उसके बाद आपको बाज़ाब्ता तरीके से भेजते हैं वगैरह वगैरह। ये कह के जब वहाँ से वापस ले आए तो भुट्टो साहब ने फिर किसी को कहा, मेरे ख्याल ISI को कहा, मैं याद नहीं, या किसी को कहा, तो मुजीब साहब के लिए ज़फ़र चौधरी थे उस वक्त एयरफोर्स के चीफ। हाँ जी। तो वो एक ब्रीफ केस में डॉलर्स भर के ले आए। मेरा अंदाज़ा है, मुझे बिल्कुल नहीं पता कितने, मेरा अंदाज़ा है कि उसमें कोई 500,000 थे या मिलियन था, मुझे नहीं पता, डॉलर। अच्छा। और नए नोट थे सारे। उसने आके दिए भुट्टो साहब को। भुट्टो साहब ने कहा यार मैं इनको हाथ नहीं लगाता, मुस्तफा तुम पकड़ो। तो मैंने वो ब्रीफ केस उठाया। तो भुट्टो साहब ने जब उनसे बात की, वो खाना वाना खिलाया और कहा कि चलें, हम फिर सी ऑफ कर देंगे मुजीब साहब को। और उसमें थ्रू आउट यही बात होती रही कि ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि जिसमें ये मुल्क इकट्ठा रह सके, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं की कि कैसे रहेगा कैसे रहेगा। उसने कहा मैं जाता हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा, आप हमारे साथ ताउन करें। तो जिस वक्त बैठे तो भुट्टो साहब ने मुझे कहा मुस्तफा इसको ब्रीफ केस को खोलो। तो मैंने ब्रीफ केस खोला, उसमें सब नए नोट थे थी। तो मुजीब साहब को दिया मुझे। तो मुजीब साहब ने कहा ये क्यों, मुझे ज़रूरत नहीं है। भुट्टो साहब ने कहा कि देखें मैं आपको बाइज़्ज़त तरीके से भेजना चाहता हूँ, आपको हमारा हमसाया मुल्क अगर जहाज़ दे के वापस भेजे तो वो आपके लिए भी ठीक नहीं है, हमारे लिए भी ठीक नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है कि आप वहाँ जा रहे हैं और आपके पास तो इस किस्म के हालात नहीं होंगे, आप प्लेन चार्टर करके बाइज़्ज़त तरीके से अपने मुल्क में जाएं। तो उसने कहा ठीक है। फिर उसके साथ कोई था, उसको उसने दे दिया वो। तो फिर जहाज़ टेक ऑफ कर गया। कौन आदमी था उसके साथ? मुझे याद नहीं है कौन था। किसी को दिए, मैंने उनको पकड़ा दिए, उनने किसी के हाथ पकड़ा दिए। तो फिर हम बाहर निकल आए, जहाज़ टेक ऑफ कर गया, वो चले गए। और मुझे अच्छी तरह याद है कि भुट्टो साहब और मैं प्रेसिडेंट हाउस की गाड़ी में पीछे बैठे थे और भुट्टो साहब कहते थे कि मुस्तफा यार खुदा का लाख लाख शुक्र है कि इस वक्त जनरल ज़िया ने इक़्तिदार हमें उस मौके पे दे दिया है। जनरल ज़िया नहीं, जनरल याह्या खान, सॉरी, जनरल याह्या खान ने हमें इक़्तिदार उस मौके पे दे दिए है कि जिस वक्त उसने मुजीब को फांसी नहीं दी। लेकिन ये बेवकूफ़ नहीं जानता था कि अगर वो मुजीब को फांसी दे देता तो हमारा जंगी कैदी सारे वो भी फांसी चढ़ जाते या वो कभी पाकिस्तान वापस ना आते, और फिर ईस्ट पाकिस्तान का हमारे साथ रहने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। शाम एक ब्रेक का वक्त आ गया है मलिक गुलाम मुस्तफा खर साहब, और आपसे गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद गुफ्तगू जारी है मलिक गुलाम मुस्तफा खर साहब से, और वो हमें बता रहे हैं वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स के जो मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश तक का जो सफ़र है हमारे मुल्क ने किया उसके बारे में। तो खर साहब फिर क्या हुआ, यानी ये तवक्को पूरी ना हो सकी? नहीं, फिर वहाँ ये हुआ कि भुट्टो साहब ने मुझसे कहा मुस्तफा तुम्हारा क्या असेसमेंट है कि ये जो कुछ हमें कह गया है ये पूरा करेगा? तो मैंने कहा सर मुझे कुछ नहीं कहा जा सकता, मेरे ख्याल है कि ये करेगा, ये झूठा आदमी नहीं है। तो भुट्टो साहब ने कहा ऐसे मजाकन, कहने लगा यार ये बड़ा वो है क्या कहते हैं, जब इसको ये पब्लिक क्राउड देखता है कुछ तो फिर ये बड़ा शेर बन जाता है, तो वहाँ जब इसको रिसेप्शन मिलेगा इतना बड़ा तो शायद इसके लिए मुश्किल हो जाए। एक ये, और दूसरा फिर जितनी इसको मदद मिली है हमारे हमसाया मुल्क से और जो कुछ हुआ है वहाँ खुदा जाने ये क्या करेगा। और फिर भुट्टो साहब ने कहा कि अब ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, मुजीब चाहे पाकिस्तान का मुखालिफ ना हो, लेकिन इसके जो इनर कैबिनेट के लोग हैं उसमें 2-4 जो बंदे हैं वो कमाल थे, दूसरे 2-4 थे, फिर एक कोई चौधरी था, ये जो है ये तो टोटली कमिटेड एंटी पाकिस्तान है। तो हमने कहा कि चलो इस पे खुदा बेहतरी करेगा। तो वहाँ से वो ये बात यहाँ ख़त्म हुई। मगर ये जो ख़त्म हुई बात, ये शुरू कहाँ से हुई थी? शुरू तो मैंने आपको नहीं देखे ना, जब आखिर ऐसा क्या हुआ कि जब भुट्टो और मुजीब आज़ादी से बात कर सकते थे, मामला कर सकते थे, तो मामला क्यों ना कर सके एक दूसरे से? नहीं कर सके, दोनों की मजबूरियाँ थी। एक तो मैंने आपको कहा है कि इसको भी आप ज़रूर मद्देनज़र रखें कि दोनों पावर चाहते थे। भुट्टो साहब भी ये नहीं चाहते थे कि वो अपोजिशन में बैठ जाए,
और ये करें चाहते नहीं थे, लेकिन अगर कोई ऐसी हालात होते तो शायद वो बैठते। लेकिन दूसरी चीज़ ये थी कि उस वक्त जो अब मैं बात कर रहा हूँ, पहले तो मैंने वहाँ किया ना कि याह्या साहब आउट हो गए, लेकिन उस वक्त याह्या साहब भी थे। तो हमारी वर्किंग अरेंजमेंट जो थी वो ये थी कि मैं यहाँ से जाता था, पहले जाके जनरल याह्या को और जनरल पीरजादा को ब्रीफ करता था कि मैं जा रहा हूँ ढाका, यानी बात करने के लिए मुजीब से, और भुट्टो साहब ने मुझे ये कहा, मैंने उससे बात करनी है, और आप बताएं कि आपका इसके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। वो फिर अपनी कुछ करते थे, जी आपने ये करना है, वो करना है, ये कहना है। तो वहाँ से फिर मैं सीधा टेक ऑफ करता था और चला जाता था ढाका। वहाँ जाके मुजीब से मुलाकात होती थी। तो मुजीब की मुलाकात के दौरान फिर मैं जो भुट्टो साहब की जो ब्रीफिंग होती थी मैं उसके सामने बयान करता था। मुजीब ने, अच्छा एक तो ये थी कि मुजीब मेरे साथ उसका बहुत सॉफ्ट कॉर्नर था। ठीक, इस हद तक कि भुट्टो साहब को एक दफ़ा उसने कहा अगर मुस्तफ़ा खर तुम्हारे, मुझे भुट्टो साहब नहीं लेके जा रहे थे, मैंने उस वक्त छोड़ दी थी, हाँ मुझे नाराज़गी थी हमारी। तो उसने कहा कि अगर मुस्तफ़ा खर को साथ नहीं लेके आओगे तो फिर तुम ढाका ना आना। ठीक। तो भुट्टो साहब ने मुझे बुलाया कि यार तुमने इसको कौन सी गिद्दड़ सिंगी दिखाई है कि कहता है मुस्तफ़ा खर को साथ लेके आओ। ठीक। तो वहाँ जब जाते थे तो मुजीब ने कभी ये नहीं कहा मुझे कि मैं पाकिस्तान नहीं चाहता ये वगैरह, लेकिन वो इस बात पे बार बार कहते थे कि भुट्टो साहब को कहो कि वो इस वक्त ये सारी चीज़ें मेरे लिए नामुमकिन है। और जो मुजीब साहब ने इस हद तक मुस्तफ़ा मैं आपके साथ तो ये खुल के बात कर सकता हूँ, और ये कहा तुम्हारे जुल्फ़ी के साथ मैं ये बात नहीं कर सकता कि उसको वो रिलायबल नहीं है, वो कल को ये बात करेगा और मेरा नुकसान होगा। मेरे इर्द गिर्द जो मेरे साथी हैं वो दोस्त हैं, वो एक्सट्रीम की सोच रहे। और हाँ ये कहा उसने कहा मैं एक ही आदमी हूँ कि जो चाहता हूँ कि हमारा पाकिस्तान के साथ रिश्ता रह जाए, वो तो नहीं है जो पहले था और ना वो हो सकता है, लेकिन हमारे कुछ लिंक्स बाकी रह जाए, और इसमें सारी कुर्बानी भुट्टो साहब को देनी पड़ेगी। तो खैर वो आते थे जाते थे, वह जाके सारी बातें करते थे। जब मैं जाता था यहाँ से फिर सीधा कराची, क्योंकि भुट्टो साहब वहाँ आते थे, उनको ब्रीफिंग करता था। वो कहते थे अब जाओ आप जनरल्स को जाकर फिर ब्रीफ करो, फिर उनको करते थे। जनरल्स का जो एटीट्यूड था वो बहुत ज़्यादा वो था, सख्त था, और वो इस बात पे कहते थे कि हमारे लिए ये बहुत डिस्कस हुआ मेरे साथ जनरल याह्या का। वो कहते थे कि अब ये बताएं कि अगर हम पार मुजीब को हैंड ओवर कर दें सारी, मुजीब कमिटेड है पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, और जो हमारा हमसाया मुल्क है उसने, और वो अगरतला केस की भी बात करते थे, उसमें जो हमारे पास शाहिद हैं, वो इस मुल्क को ख़त्म करना चाहते हैं। अब फ़र्क सिर्फ ये पड़ेगा अगर हम मुजीब को इस वक्त, क्योंकि वो पार में आना चाहता है और वहाँ उससे हम मैक्सिमम ले लें तो फिर तो वो मजबूर हो जाएगा, लेकिन अगर उसको टोटल पार भी दे दें और हमारी किसी किस्म के कोई चेक्स एंड बैलेंसेस ना हो, तो कल को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, PIA और एक दो इदारों का नाम लेते थे, उनको सबको ढाका मुंतकिल करके और फिर कह दिया अच्छा खुदा हाफिज़, आप उधर हम इधर, तो यहाँ तो हमें और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लोग लिंच कर देंगे और हिस्ट्री में हम सबसे बड़े ट्रेटर्स हो जाएंगे। नहीं खर साहब, आपने कभी याह्या खान से ये नहीं पूछा कि आपने उन मुजीब के खिलाफ कोई कार्रवाई इलेक्शन से पहले क्यों नहीं की, उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका क्यों दिया, 6 नुकात पर कोई एतराज़ क्यों नहीं किया कैंपेन में? शामी साहब, मैं आपको यही कहता हूँ ताकि ये हिस्ट्री और रिकॉर्ड सही रहे। हाँ जी। जहाँ तक याह्या का ताल्लुक है, उसने तो फैसला कर लिया था कि वो मुजीब को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने देगा। अच्छा, आपको याद है कि अब आप याद करें ना, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, हाँ जी, जिसमें यानी अयूब खान के वक्त में, उसमें भी बाद में भी जब उससे बात हुई, इससे वहाँ भी ये मुतालबा किया था कि मुजीब को रिलीज़ किया जाए। ठीक। अच्छा, यहाँ जो बात हुई थी भुट्टो साहब के साथ, इनकी याह्या खान की, वो भुट्टो साहब ने इस बात पे बड़ा शिद्दत से जोर दिया था और कहा था कि मुजीब को रिहा करें। ठीक। अच्छा, भुट्टो साहब की ख्वाहिश और कोशिश ये थी कि अगर मुजीब और मैं मिल जाएं और हमारा आपस में कोई इत्तफाक राय हो जाए
और भुट्टो साहब को इस बात का यकीन हो चुका था कि वेस्ट पाकिस्तान में मैं मेजॉरिटी लूँगा, ईस्ट पाकिस्तान में वो लेगा, तो हमारी एक बन जाएगी, वो भी पार शेयर करेगा, हम भी पार करेंगे, पार में हिस्सा लेंगे, तो ये बेस्ट अरेंजमेंट होगा। तो भुट्टो साहब बार बार ये बात कोशिश करते रहे कि मुजीब के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता। मेरे साहब उनकी बात भी सही थी, उनकी सोच भी सही थी। अगर मुजीब के बगैर इलेक्शन होते तो उनकी कोई हैसियत ना होती। आपको अच्छी तरह याद है कि मुजीब के बगैर जब इलेक्शन हुए थे वहाँ उसमें ईस्ट पाकिस्तान, तो बाद में हुए ना जब मिलिट्री एक्शन के बाद। जी हाँ, उसके बाद, और उसमें सारे जमात इस्लामी के मेंबर्स इलेक्ट हो गए थे। उसको इस इलेक्शन की कोई हैसियत थी? नहीं, कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन मैं तो बात कर रहा हूं उस वक्त की जबकि मिलिट्री एक्शन नहीं हुआ था, जबकि मुजीब ने वो ताकत हासिल नहीं की थी। लेकिन मुजीब 6 पॉइंट्स पे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। 6 पॉइंट चाहिए लाहौर नहीं, तो याह्या खान जो है जब उन्होंने टेक ओवर कर लिया तब भी वो चाहते थे कि इलेक्शन में हिस्सा न ले मुजीब। वो ये भी चाहते थे, लेकिन दूसरी बात ये थी कि मुजीब ने उनके साथ भी यही की, क्योंकि याह्या खान भुट्टो साहब से भी बात करते थे कि आप मुझे पार में रखेंगे, और मुजीब से भी ये बात करते थे कि मुझे पार। मुजीब ने भी कहा कि हम आपको पार रखेंगे, बल्कि मुजीब ने उनके साथ ज्यादा वादे की। इसका मतलब तो यह हुआ कि अगर सिर्फ भुट्टो और मुजीब होते, या सिर्फ भुट्टो और याह्या होते, या याह्या और मुजीब होते, तो 2 आदमियों के दरमियान पावर तकसीम हो सकती थी। 3 में मुमकिन नहीं था। 3 में मुमकिन नहीं था। और याह्या खान उस वक्त तक, बाद में तो वो बहुत इतने नहीं करते, शुरू में वो मुजीब से भी इफेक्टिव पार चाहते थे और भुट्टो से भी इफेक्टिव पार, यानी पावरफुल प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, पावरफुल प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, और ये दोनों नहीं दे सकते। और उनके, मुझे ये अच्छी तरह पता है कि ये दोनों हिस्ट्री के स्टूडेंट्स थे, दोनों के दोनों इलेक्शन के कामयाब हुए थे। वो सोच नहीं सकते थे कि वो मुजीब को इलेक्शन जीत के और याह्या खान को पार दे दे। फिर तो इनकी हैसियत ऐसी हो जाती जैसे ये जो हमारी मौजूदा हुक्मरान है, जमातें बनाते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हैं, प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं, लेकिन उनके हाथ पल्ले कुछ नहीं होता। सो इसलिए ये चीज़ें जो थी इन दोनों के लिए, दोनों सियासत समझते थे, तो नहीं की। और उसके बाद फिर जब इनकी ये बातें हुई, फिर फाइनली जब मुजीब के साथ मुलाकात हुई तो उसमें भी आइस ब्रेक नहीं हुई। बहुत कोशिश की तो काफ़ी अड़े रहे। ये 1-2 चीज़ें कहते थे कि याद कर, मगर खान साहब इसका मतलब ये हुआ कि जो नेगोशिएशंस तो हो रही थी 6 नुकात पर, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पर, हाँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बुनियादी बात नहीं थी, बुनियादी बात इक़्तिदार था ना। बुनियादी बात कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग भी था, इक़्तिदार भी, दोनों चीज़ें थी। क्योंकि जब तक ये फैसला ना होते तो उस वक्त तक फिर सारी चीज़ें जो है वो हो जाती, मकसद किसी काम की भी ना रहती। मुजीब को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मुजीब तो नहीं था, जो लोगों ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को कहा था वो तो डिलीवर कर रहा था। प्रॉब्लम याह्या खान के लिए थी और दूसरा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए थी। अलबत्ता एक चीज़ थी, और उस वक्त कही भी गई थी कि वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि मुझे याह्या खान को मुजीब ने कन्विंस कर लिया था कि उनको वो पावर में शामिल करेंगे। अगर याह्या खान इस बात का फैसला करते कि मैं उस वक्त तक पार नहीं हैंड ओवर करता जब तक कॉन्स्टिट्यूशन पे बात नहीं होती और इस 6 पॉइंट्स का कोई फैसला नहीं होता, तो मुझे यकीन है, अब ये है हमारे अंदाजे, ये असेसमेंट्स हैं। हाँ जी। ये मैं नहीं कह सकता कि लाजमी है सब, लेकिन मेरा ख्याल है 95% मुजीब भी नीचे आ जाता, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब भी नीचे आ जाते, और इलेक्शन लड़ने के लिए या पार हासिल करने के लिए कोई ना कोई वायबल कॉम्प्रोमाइज निकल आता। और फिर मैं ये कहूँ, मलिक साहब, मुझे आपको एक दफ़ा फिर रोकना पड़ेगा क्योंकि वक्त आ गया है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी है मलिक गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब से, और यहीं से हम सिलसिला कलाम जोड़ेंगे। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। मलिक गुलाम मुस्तफ़ा खर साबिक़ गवर्नर पंजाब और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मोतमिद साथी हमें बता रहे हैं कि 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान का सानेहा क्या था और कैसे हुआ। मलिक साहब, इसका मतलब तो यह हुआ कि अगर 1 यूनिट ना टूटता और मगरबी पाकिस्तान एक एंटिटी रहता तो मशरक़ी पाकिस्तान के साने से बचा जा सकता था। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि पीपल्स पार्टी यहाँ इक़्तिदार संभाल लेती। नहीं जनाब,
वो होता तो फिर वो जो है, मैं आज भी ये कहता हूँ कि अगर ऐसा होता तो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान तो जाता ही जाता, लेकिन फिर वेस्ट पाकिस्तान भी चला जाता। आप सूबों को मर्ज नहीं कर सकते थे। आज भी आप देख लें जिस किस्म के हालात हैं, आप इसको 1 यूनिट की हैसियत से कैसे चला सकते? नहीं, मगर उस वक्त तो अपना 2 वजीर आजम की तजवीज़ भी तो पेश की ना भुट्टो साहब ने कि 2 वजीर आजम होने चाहिए, इधर हम उधर तुम। हाँ, तो ये नहीं कहा 2 वज़ीर आज़म होना चाहिए, कहना इस किस्म के हों जैसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वो भी पावरफुल हो, वो ये कहते थे। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जो आखिरी मीटिंग हुई मुजीब साहब के साथ और जब ये एक्शन हुआ, तो मुजीब साहब, वो बात नहीं बन रही थी, तो मुजीब साहब, हम बैठे थे वहाँ ढाका में और कई मीटिंगें हो रही थी रोज़, हमारे सारी सेंट्रल कमेटी वहाँ थी। तो मुजीब साहब ने फ़ोन किया भुट्टो साहब को कि अब तुम तो नहीं आ सकते। ये उस वक्त की बात है कि जब चिटागोंग में शायद जहाज़ गया था असले का, इनका, हमारी आर्मी का, ठीक, और उसको मुफ्ती भाई नहीं कहें या जो भी कहें, उन लोगों ने घेर लिया था और वो असला नहीं उतरने दे रहे थे, ठीक। तो बहुत टेंस सिचुएशन थी। तो मुजीब ने फ़ोन किया भुट्टो साहब को कि आप मुस्तफ़ा खर को मेरे पास भेजें। ये आखिरी मुलाकात है आपकी? हाँ, आखिरी मुलाकात है। यानी आपकी कितनी मुलाकातें हुई होंगी मुजीब से? मेरे ख्याल 4 टोटल। अच्छा। तो उस वक्त भुट्टो साहब ने कहा कि ठीक है ना, मुझे भुट्टो साहब ने कहा, अच्छा आपको दूसरी बात बताऊं, मुझे इसका इल्म नहीं था ना भुट्टो साहब ने मुझे बताया था। उस वक्त भुट्टो साहब याह्या से मिले थे शायद 1 दिन पहले, या बस 1 दिन, ये ज़्यादा नहीं हो सकता। भुट्टो साहब को ये इल्म था कि शायद आज या कल आर्मी एक्शन होने वाला है, ठीक है, लेकिन हमें इल्म नहीं था। तो ये मार्च की बात कर रहे हैं आप? ये आखिरी दिन जब वो जिस दिन एक्शन हुआ है इसके आप, अच्छा ठीक। तो हम ठहरे हुए थे सारे उसमें इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में, ढाके में। तो वहाँ फिर भुट्टो साहब ने मुझे कहा कि यार हालात तो बहुत ख़राब हैं, आप, मुजीब कह रहे हैं आप जाओगे? मैंने कहा मैं ज़रूर जाऊँगा। तो फिर मुजीब साहब ने कहा कि नहीं, अब मुस्तफ़ा खर के लिए या आपके लिए बहुत ख़तरा है, आप अपनी गाड़ियों में नहीं आए। मेरा एक साथी है जिस पर मुझे मुकम्मल एतमाद है, मैं उसको भेजता हूँ, वो खर साहब को ले जाएगा। तो वो आया वहाँ, वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट था या पैसे वाला आदमी था, ठीक। तो वो मुझे अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठा के फ्रंट सीट पे ले गया। जिस वक्त मैंने मुजीब साहब के घर कदम रखा, बहुत टेंस सिचुएशन थी, और वहाँ कमरे में इनकी तमाम जो लोग हैं, वो कैबिनेट के लोग थे, सेंट्रल कमेटी के मेंबर, सारे बैठे थे और बड़ा टफ। कुछ लोगों ने तो मुझे देख के ही उनके मुंह पे गुस्सा आ गया, कई नॉर्मल थे। तो फिर बैठ के वहाँ बातें करते रहे और मुझे बुछाड़ कर दी सवालों की, ये किया, वो किया, आपने फलान डींग। वो करने के बाद कोई 1 घंटा मैं वहाँ बैठा रहा। फिर मुझे मुजीब ने अपने साथियों को कहा कि अगर आप माइंड ना करें तो मैं मुस्तफ़ा खर के साथ अलहदा बात कर लूँ, ठीक। उन्हें कहा जी हाँ, मुस्तफ़ा खर से आप अलहदा बात, यानी अकेले बात करूँगा? अकेले बात करूँ। तो मुजीब ने उन सब के सामने मेरा हाथ पकड़ा और अपने बेडरूम में ले गया। मुझे अच्छा तरह याद है कि वहाँ केन का फर्नीचर था। मुजीब खुद बैठ गया अपने बेड पे और मुझे वो केन की कुर्सी पड़ी पे साथ बिठाया, कहता मुस्तफ़ा तुमने देख लिया ये सूरत हाल, अब ये ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें ये लास्ट चांस है, इसके बाद हमें मिलेगा नहीं चांस। आप अपने दोस्त को जाके मेरा ये पैगाम दो कि ज़ुल्फ़िकार तुम फिर ऐसे हालात होंगे। उसने फ़ौज को गाली दे के कहा, उसने कहा कि ये अब ये एक्शन के लिए तुल गए और मेरे खिलाफ एक्शन लेंगे, तुम्हें अपने साथ मिला के। ये मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर करके कहूँ का एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उनके। और ये मुझे मार डालेंगे, ये कहा, ये मुझे मारेंगे। उसके बाद ये मत समझो कि तुम्हें इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वो रहने देंगे या प्रेसिडेंट रहने देंगे, पहले मुझे मारेंगे फिर तुम्हें मारेंगे, ठीक। लेकिन अगर हम दोनों साथ हो जाए ना, तुम्हें मार सकते ना मुझे मार सकते। लेकिन अब उसकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इस वक्त अब आपने हालात देखे और मुझे कहा कि अब ये सब कुछ जो हुआ है, हमें कुछ लोग मदद भी तो कर रहे हैं। मैं ओपनली आपके साथ वो चीज़ें नहीं कर सकता जो आप करवाना चाहते हैं, ठीक। यानी 6 नुकात में से कोई चीज़ छोड़ नहीं सकता।
हाँ, लेकिन एक चीज़ है, जुल्फी को कहो कि मुझे ट्रस्ट करे, मुझे ट्रस्ट करे और वो मेरी इस वक्त हर बात मान ले, फिर फौज के पास किसी किस्म का एक्शन लेने की गुंजाइश नहीं रहती और फिर मैं बैठ के बात भी करूंगा और मेन पॉइंट्स पे हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। लेकिन इस वक्त वो मुझे फुल सपोर्ट करे ताकि ये जो सूरत है टेंशन की और इस किस्म की सूरत हाल की, उससे हम बच सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें करता रहा, तो मैं गया वापस, तकरीबन 3 घंटे में वहाँ रहा। जुल्फ़कार अली भुट्टो वहाँ बैठे थे और बाकी सारी कैबिनेट भी वहाँ थी। तो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने कहा कि पहले आप आओ मेरे बेडरूम में। मैंने वो सारी बात उनको सुनाई, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, सारी करके। तो उन कहने लगा कि आप फिर ऐसे करें कि अब मैं सबके सामने आपको बुलाऊंगा, तो वहाँ आप उनकी सारी ब्रीफिंग करते हैं। खर साहब जी, अब वक्त क्योंकि हो गया है जी, अभी है हमारे पास चंद मिनट हैं। अच्छा जी, गुफ्तगू के चंद मिनट। बस वो मैंने ब्रीफिंग वहाँ की। उसके बाद हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, जो भी था। तो उसके बाद भुट्टो साहब ने उन सब का और फिर मुझे कहा कि अब चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें याह्या खान के पास ले चलता हूँ। तो फिर भुट्टो साहब मुझे याह्या खान के पास ले गए। तो वहाँ जब मैं गया तो याह्या खान ने मेरे पट पे हाथ मार के ये कहा कि बच्चू तुम बड़े पागल हो, तुम वहाँ चले गए थे मुजीब के घर, तुम्हें किसने कहा था? तो भुट्टो साहब ने कहा मैंने कहा था। तो कहने लगे क्या तुम इस दोस्त को मरवाना चाहते हो? तो उसने कहा कि नहीं जी, मरवाना नहीं चाहता, मैं समझता था ये ज़रूरी थी। मैंने वो सब चीज़ की। तो उस वक्त उनका पारा बहुत गर्म था। उसने याह्या ने गालियाँ दी और कहा कि हम इसको फिक्स करेंगे, अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसने ये किया वो हो गया, ही डिज़र्व्स जो इसके साथ होगा। और फिर भुट्टो साहब को कहा हम और आप कल मिलेंगे। जब हम वहाँ से वापस आए तो भुट्टो साहब ने शाम को, रात को कोशिश की, तो वो याह्या लाइन पे नहीं आ रहा था जी। तो उसके बाद किसी ने कहा कि याह्या साहब चले गए। तो भुट्टो साहब ने फिर कहा द बास्टर्ड हैज़ लेफ्ट। जी, गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब, हमारे पास हमारा प्रोग्राम इज गोइंग टू एंड क्योंकि हमारा वक्त खत्म हो रहा है। मगर मेरा ख्याल है कि बातचीत खत्म नहीं हुई, बातचीत खत्म नहीं और बड़ी दिलचस्प मोड़ पे इस पर हैं। हम कल फिर गुफ्तगू करेंगे इसी मौजूद गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब से। जी, गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब से हम कल फिर यहीं से हम सिलसिला कलाम को जोड़ेंगे ताकि हम वो तमाम फैक्ट्स आपके सामने ला सकें जो 1971 में पाकिस्तान को पेश आए, जिसके नतीजे में मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। आज के प्रोग्राम से कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।